इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे उस अहम मीटिंग की जिसमें अमेरिका और वेनेजुएला का जो मुद्दा है उसको लेकर के चर्चा की गई। देश और दुनिया को लेकर के जो तस्वीर सामने आ रही है, इस वक्त दुनिया के दो खेमे नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला की स्थिति के बाद दुनिया दो खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक है वेस्ट ब्लॉक और एक है ईस्ट ब्लॉक। वेनेजुएला के टकराव का मामला थमता नहीं नजर आ रहा है। अमेरिका के वेनेजुएला में किए गए कार्रवाई को लेकर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में एक मीटिंग हुई। 3 जनवरी को अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले किए गए थे और सैन्य अभियान के बाद यहां पर यह मीटिंग जो है बुलाई गई थी, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया, न्यूयॉर्क ले जाया गया इसके बाद। और चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि बीते 3 जनवरी को जो हुआ उसका रेपरकशन कैसा नजर आया है। 3 जनवरी को आखिर हुआ क्या कुछ था, सबसे पहले ये जानिए। 3 जनवरी की सुबह को किस तरीके की तस्वीर थी, वेनेजुएला की धरती कैसे दहली थी, वहां पर अमेरिकन फोर्सेस कैसे पहुंची। 3 जनवरी की सुबह तकरीबन 2 बजे अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन को लेकर के जो तस्वीर पेश की थी, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत कराकास और उत्तरी वेनेजुएला में व्यापक हमले किए, जिसके बाद विशेष बलों ने मादुरो के आवास पर छापा मारा। और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मादुरो की तस्वीर साझा की, जिसमें आंखों पर पट्टी बांधे, शोर रोधी हेडफोन पहने और यूएसएस IWO जमा पर दिखाई दिए। और इसके साथ साथ आपको बता दें, वेनेजुएला और क्यूबा के अधिकारियों का दावा भी इसमें सामने आया, जिसमें सीधे सीधे कहा गया कि हमले में 80 से अधिक लोग मारे गए हैं और जिनमें 32 क्यूबाई सैन्य और खुफिया एजेंट के लोग शामिल थे। दरअसल यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में देश दो खेमों में बंटे दिखे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने परिषद के समक्ष चेतावनी दी, अलर्ट किया, वार्न किया और कहा कि अस्थिरता गहराने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने राष्ट्र संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की बात कही। अंडर सेक्रेटरी जनरल रोजमेरी डिकालो ने स्पष्ट किया कि 3 जनवरी को सैन्य कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं किया गया, अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। और इस पर अमेरिका ने कहा कि मादुरो एक नार्को आतंकवादी से लड़ रहे थे, नार्को टेररिज्म से लड़ रहे थे, जिस पर 2020 से आरोप है। वे कार्टेल डे लॉस सोलेस नामक विदेशी आतंकवादी संगठन के प्रमुख हैं और मादुरो ने 2024 के चुनावों में धोखाधड़ी और सत्ता छोड़ने से इनकार भी किया था। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ जो हैं, जो जानकार हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो मान रहे हैं कि चुनावों को पूरी तरीके से फर्जी बताया गया था। 50 से अधिक देशों ने मादुरो की वैधता को अस्वीकार किया था, माना ही नहीं था उनकी वैधता को। यूरोपीय संघ और कई लैटिन अमेरिकी देश ऐसे भी थे जिन्होंने वैध राष्ट्रपति नहीं मानते थे। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ आक्रामकता के साथ बड़े आरोप लगाए थे। आरोपों को जिस तरीके से कहा जा रहा है, सिरे से खारिज भी वेनेजुएला ने किया था। अब ये जो बैठक सोमवार को हुई है, साल का पहला सोमवार, और इस दिन ये यूएनएसए की बैठक जो हुई, इसको लेकर के बड़े जो तस्वीर है, अगर मैं कहूं बड़ी तस्वीर को लेकर के विजुअलाइज किया जाए, आगामी दिनों में इसका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या रहने वाला है, जिसमें मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए हालात पर विशेषता के साथ चर्चा की गई। अमेरिकी प्रतिनिधि वॉल्स ने परिषद को संबोधित किया और कहा कि वेनेजुएला हो या उसके लोगों के खिलाफ कोई भी युद्ध नहीं कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मादुरो के खिलाफ की गई कार्रवाई किसी सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं था, बल्कि वर्षों पुरानी आपराधिक आरोपों से जुड़ी एक फहरिस्त, एक कानूनी कार्रवाई के तौर पर इसे लिया जाए। वो अमेरिका की ओर से वॉल्स ने अपनी बात रखी है, जिसमें ट्रंप की हिमाकत करते हुए वो नजर आए हैं। ट्रंप की हिमायत यहाँ पर की गई। आप समझाते हैं आपको यूएनएससी में आखिर हुआ क्या कुछ। सबसे पहले जानिए सिलसिलेवार तरीके से अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर दर्शकों हो चली है। अब ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अधीन हो गया है।
यूएनएससी में जमकर हंगामा हुआ और मादुरो की गिरफ्तारी पर यूएन में ये जो हंगामा है इसमें तमाम देश जो है कूद पड़ेंगे। और यहां पर देखने को मिल रहा है कि दुनिया वेनेजुएला के मुद्दे पर अब दो हिस्सों में अलग थलग होती हुई, दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये तीखी बहस को लेकर तस्वीर सामने आई। यूएनएससी में तीखी बहस हुई, हंगामा हुआ, इस बात को पुरजोर तरीके से रखा गया। कुछ देश कह रहे थे कि मादुरो को छोड़ा जाए, उन्हें रिहा किया जाए, उनकी पत्नी को रिहा किया जाए, मानव अधिकार का मुद्दा उठाया। अब यूएन में अमेरिका ने दावा किया कि वेनेजुएला में कोई जंग नहीं है, वेनेजुएला की जंग बेकार है, अमेरिका इसमें बेकार ही कूद रहा है, अमेरिका को जरूरत ही नहीं थी। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून को धता तो बता ही दिया है, उसका उल्लंघन तो कर ही दिया, लेकिन अब रिहा कर देना चाहिए। मादुरो की गिरफ्तारी कानूनी कार्रवाई है, ये अमेरिका की तरफ से पक्ष रखा गया। जैसे कि वॉल्स कह रहे थे कि ये जो भी हुआ है ये एक कानूनी कार्रवाई है, उसके तहत जिसमें नार्को टेररिज्म को लेकर के एक बार नहीं कई दफा जो है मादुरो को भी अलर्ट किया गया था, वार्न किया था। यूएन के कई सदस्यों ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है। अब देखिए सीधे सीधे यूएन के जो तमाम सदस्य कौन है, अलग अलग देश, अब इसमें शामिल है रशिया भी, इसमें शामिल है चीन भी, जो कि अलग अलग यहाँ पर अपनी राय रख रहे हैं। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान की क्या राय है वो भी आपको बताएंगे। कई देशों ने वेनेजुएला में अस्थिरता बढ़ने की आशंका भी जाहिर की है कि इसके बाद जो स्थिति है वो और वर्ल्ड ऑर्डर में क्रूशल हो सकती है, वर्ल्ड ऑर्डर में तस्वीर जो है और ज्यादा गंभीर बन सकती है। इसको लेकर के भी तस्वीर आने वाले दिनों में हम देखेंगे। यानी कि मतलब साफ है कि मादुरो की गिरफ्तारी को कोई भी देश जो है फिलहाल तो है इसको लेकर के अपना जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं रख रहा है। कई देश है जो इसे गलत बता रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसे में अस्थिरता गहराने की आशंका है। लैटिन अमेरिका को लेकर बात कर लीजिए, जहां अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है, ये बार बार पुरजोर तौर पर इस बात पर वो कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर इस बात को फोकस किया जाए। उधर अमेरिका ने क्यूबा, कोलंबिया को भी धमकी दे डाली है। अमेरिका पीछे नहीं छूट रहा है, इसमें इस लिस्ट में क्यूबा भी शामिल है, कोलंबिया भी शामिल है, मेक्सिको भी शामिल है, पेरू भी शामिल है और इसके साथ साथ कई अन्य देश शामिल है जहां पर इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, नार्को टेररिज्म को लेकर के, ड्रग्स तस्करी को लेकर के तस्वीर सामने आती है। अब धमकी के बाद ही कोलंबिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की मीटिंग में ये इमरजेंसी मीटिंग के तौर पर रखी थी, इसे बुलाने की बात रखी थी। और इसके बाद जिस तरीके से मैं बता रही हूं कि यहाँ अलग अलग जो राय है अलग अलग देशों की सामने आ रही है। अब आपको बताते हैं कि यूएनएससी की जो ये मीटिंग हुई है, इस इमरजेंसी मीटिंग में किस किस देश ने क्या क्या कहा है, क्या क्या रुक रहा है, आप जरा जल्दी से ये जान लीजिए। यूएनएससी में किसने क्या कहा, वेनेजुएला की संप्रभुता को लेकर के बात कोलंबिया ने रखी। कोलंबिया कह रहा था कि ये संप्रभुता पर सीधे सीधे आघात है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण गलत है, ये रूस कहता हुआ नजर आया। साथ ही साथ अमेरिका का ये कदम दबंगई वाला है। अब चीन जिनपिंग ये कहते हुए नजर आए। ड्रैगन की राय ये है कि ये जो कदम उठाया गया है ये सीधे तौर पर मनमानी रवैया है, वेनेजुएला में जंग नहीं सिर्फ कानूनी कार्रवाई हुई है। अब अमेरिका ये पक्ष रख रहा है, जो कि एम्बेसडर अमेरिका के पहुंचे थे, चाहे वॉल्स की बात करें या जो दूसरे एम्बेसडर पहुंचे थे उनकी बात करें, दोनों ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई नार्को टेररिज्म के तहत था। और उधर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में वेनेजुएला में अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी पर ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों के गंभीर आरोप में पेश किया गया। अमेरिका इसे कानूनी कार्रवाई बता रहा है, लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं है। दुनिया के कई ऐसे देश है जो इसका विरोध कर रहे हैं कि सुपर पावर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप धड़ल्ले से अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन कर देंगे। जबकि मादुरो ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया, कहा कि वो वैध राष्ट्रपति है, वो पूरी तरीके से लीगल तौर पर प्रेसिडेंट है। निकोलस मादुरो ये पक्ष रखता हुआ नजर आए। अब इसके साथ साथ वेनेजुएला को लेकर के जान लीजिए, जहां अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के जो वकील है बैरी पॉलिक, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उनकी गिरफ्तारी को मिलिट्री अबडक्शन बताया है, यानी कि सैन्य अपहरण बताया है। सीधे सीधे तौर पर अगर देख लें तो यहाँ पर जो उनके वकील है वो ये बात रख रहे हैं कि ये जबरदस्ती से जबरन किया गया कदम है और सीधे तौर पर दर्शा रहा है कि सुपर पावर कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने के लिए इतना बेकरार रहता है कि वो इस तरीके के कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सैन्य अपहरण है और साथ ही कहा कि इस मामले में लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई भी लड़नी होगी।
फिलहाल मादुरो ने रिहाई की मांग नहीं की है, लेकिन भविष्य में अधिकार सुरक्षित रखा जाए, मानव अधिकार का मुद्दा उठाया जाए और जैसा मादुरो के साथ हुआ वैसा आने वाले दिनों में मेक्सिको के साथ ना हो, कोलंबिया के साथ ना हो, क्यूबा के साथ ना हो, पेरू के साथ ना हो, तो इसको लेकर के भी तस्वीर जो है स्पष्टता के साथ रखी जानी चाहिए। वहीं मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस के वकील ने गंभीर चोटों का हवाला दिया है। कहा है कि जो पत्नी है मादुरो की, उनको गंभीर चोटें आई हैं, मेडिकल जांच की मांग तक कर दी गई है और अदालत ने वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। और यहाँ पर उनकी वकील जो है ये पक्ष रख रही हैं कि उनको गंभीर चोटें आई हैं, इस लिहाज से उनकी जांच होनी चाहिए, इस लिहाज से चेक किया जाना चाहिए कि हुआ क्या था उस दिन 3 जनवरी की तारीख को। वहीं जज एल्विन हैलेस्ट्रीन का यहाँ आदेश भी सामने आता है। दर्शकों, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, मादुरो को हटाया गया, आदेश आरोप तय होने की प्रक्रिया के बाद दिया गया और मादुरो फिलहाल ड्रग्स और हथियारों से जुड़े मामलों को लेकर के न्यायिक हिरासत में है और इसको लेकर अमेरिका लगातार ये पक्ष रख रहा है कि ये कार्रवाई जो है नार्को टेररिज्म के प्रति है और नार्को टेररिज्म के खिलाफ जो जंग अमेरिका लड़ रहा है पूरी दुनिया में, चाहे वो बात वेनेजुएला की हो, यहाँ पर अन्य कंट्रीज की हो, चाहे मेक्सिको इसमें लिस्ट में आ जाए, कोलंबिया आ जाए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि न्यूयॉर्क कोर्ट में क्या क्या हुआ। अब कोर्ट के भीतर क्या कुछ तस्वीर सामने आई वो जरा दर्शकों को बताते हैं। यहाँ पर न्यूयॉर्क का जो कोर्ट है जहाँ पर मादुरो को पेश किया गया, सबसे पहले मादुरो को जब यहाँ लाया गया बड़ी गहमा गहमी थी। न्यूयॉर्क में देखिए मादुरो और उनकी पत्नी पर ड्रग्स तस्करी का बड़ा आरोप सीधे सीधे लगाया गया। ट्रंप के जो यहाँ पर वकील थे वो तमाम चीजों को रख करके बात ये पेश करने की कोशिश कर रहे थे, इस फैक्ट पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मादुरो इन सब चीजों में संलिप्त है और मादुरो पर अवैध हथियार को लेकर के भी जानकारियां मिली। साथ ही अमेरिका ने कोर्ट में इस कानूनी कार्रवाई को वैध बताया है। इसे कहा है कि कानूनी कार्रवाई है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी यह वैध है, लीगल है। मादुरो ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया है, वैध राष्ट्रपति बताया है। अब देखिए सीधे तौर पर ट्रंप की जो मुहिम थी, ट्रंप जिसमें चाहते थे कि निकोलस मादुरो यहां से सरकार से हटे ताकि उनका जो है चाबुक चल सके और रिजर्वायर्स पर जो इस वक्त वेनेजुएला में है, सबसे बड़ा तेल भंडार ऑयल रिजर्वायर जो वेनेजुएला में है उस पर उनका कंट्रोल हो। अब न्यूयॉर्क कोर्ट में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। अब 17 मार्च को कैसी तस्वीर होती है वो भी दिलचस्प रहने वाला, लेकिन उससे पहले इमरजेंसी मीटिंग यूएनएससी में हो जाती है और यहाँ पर अलग जो देश है, चाहे बात चीन की करे, चाहे बात रशिया की करे, चाहे बात कोलंबिया की करे, पाकिस्तान की करे, ये लिस्ट बहुत लंबी है जहाँ लोग जो है इस फैसले का अपोजिशन करते हुए नजर आए, इस बात को अपोज करते हुए नजर आए कि मादुरो को जो ये गिरफ्तारी की गई है, मादुरो की गिरफ्तारी वैध नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन नहीं है। फिलहाल मादुरो और उनकी पत्नी न्यायिक हिरासत में है और आगे जब ये कार्रवाई होगी, आगे जब पेशी होगी 17 मार्च को कैसी तस्वीर रहती है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प और बेहद इंटरेस्टिंग तस्वीर रहेगी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी। अब देखिए न्यूयॉर्क कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये हमने आपको बताया, साथ ही साथ अभी तक मादुरो की गिरफ्तारी का मामला शांत भी नहीं हुआ था और इस बीच वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस पैलेस के पास गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी जाती है। अब ऐसे में इस घटना को लेकर के भी अब जो है गहरी संवेदना व्यक्त की जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले से ही राष्ट्रपति को आपने पकड़ लिया है, होस्टाइल बना लिया है, पत्नी के साथ उनको पकड़ लिया है। तो ये घटना जो सामने आई है जिसमें सीधे तौर पर गोलीबारी की आवाज पैलेस के आसपास सुनने को मिली है, जिसके बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अभी भी ट्रंप के मंसूबे पूरे नहीं हुए हैं। ये घटना उस समय हुई है जब निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना के छापे में हटाए जाने के कुछ दिन बाद ही उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने भी कमान संभाल ली है, अंतरिम राष्ट्रपति बना ली है और ऐसे में साथ ही साथ उन्होंने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर, इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ भी ले ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी की आवाजें जोरदार थी लेकिन ज्यादा देर तक चली नहीं, यानी कि कुछ समय तक चली, उसके बाद ये रुक गई, आवाजें आनी बंद हो गई। हालांकि स्थिति अब पूरी तरीके से इन कंट्रोल है, काबू में है। बाद में उस ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस घटना के बाद अमेरिका ने बयान जारी किया है, अमेरिका जो है सामने आया है। अमेरिका ने कहा कि इसमें अमेरिका की कोई भी
भूमिका नहीं है, अमेरिका का हाथ ही नहीं है। और सीधे सीधे यहाँ पर कहा है कि अब देखना होगा कि आगे इस मामले को लेकर के वेनेजुएला क्या पक्ष रखता है, अमेरिका क्या रिएक्ट करता है। अमेरिका की वेनेजुएला पर एक्शन के बाद यूएनएससी की मीटिंग में जो कुछ हुआ उससे ये तो साफ हो गया है कि दुनिया अब दो खेमों में बढ़ चुकी है। तो क्या एक देश के अंदर कानून प्रवर्तन अभियान के नाम पर सैन्य हमला जायज है? ये बड़ा सवाल दर्शकों खड़ा हो रहा है। क्या मादुरो की अवैधता उन पर हमला करने का अधिकार अब ट्रंप को सीधे सीधे दे देती है और सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून को धता बता सकती है? क्या ट्रंप के पास ये अधिकार है कि सीधे सीधे किसी देश के राष्ट्रपति को होस्टाइल कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। एक बड़ा पैनल, खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है, संजीव श्रीवास्तव सर सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार है। संजीव सर, ये समझना होगा, जैसा कि हमने देखा कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर अपना पक्ष रखता हुआ नजर आता है और जो कि बहुत जायज भी है। इस क्रूशल पॉइंट पर अगर एक इमरजेंसी मीटिंग यूएनएससी करता है, इस बात की गंभीरता दिखाता है कि दुनिया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब साथ ही साथ अगर तमाम देशों का पक्ष हम देखें तो यही कहा जा रहा है, ज्यादातर मैं ये मानूंगी, कुछ ऐसे देश है जो कि समर्थन कर रहे हैं अमेरिका का, लेकिन ज्यादातर ये पॉइंट सामने आ रहा है कि जो भी ट्रंप ने किया वो मानव अधिकार के खिलाफ है, वो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, उसका उल्लंघन। जी जी, गुड मॉर्निंग रितु जी, और आपके दर्शकों को भी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये जो वेनेजुएला में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी को कैप्चर करके जिस तरीके से ले जाया गया है और जिस तरीके के अभी विजुअल्स सामने आ रहे हैं कि एक किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति को कैप्चर करना और उसको एक कुख्यात अपराधियों की तरीके से फोर्टिफाइड तरीके से और हर तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बना के हाथों में बेड़ियां डाल करके, उनकी पत्नी के हाथों में भी बेड़ियां डाल करके जैसे जेल में रखा जा रहा है, जेल से लाया जा रहा है, कोर्ट में पेश किया जा रहा है, वो जाहिर है कि ये बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है और ये राष्ट्रों की के बीच में जो एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के, उसका भी क्लियर वायलेशन है। अमेरिका ने जो ये कृत्य किया है, राष्ट्रपति को एब्डक्ट करने का, अपहरण करने का और उसके उनके ऊपर एक ट्रायल को करने का अपने देश में ले जा करके, वो जाहिर है कि इससे जो अंतर्राष्ट्रीय में जो नियम आधारित व्यवस्था की बातें अमेरिका कहता हुआ फिरता था, उसके विरुद्ध जाकर के उसने ये कदम उठाया है और उसकी घोर आलोचना हो रही है। कुछ राष्ट्र जरूर अमेरिका के, चूंकि उनके अपने इंटरेस्ट इतने ज्यादा और क्लोजली जुड़े हुए हैं कि वो ऐसे विषयों पर भी अमेरिका के विरुद्ध कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अनेक जो राष्ट्र हैं, ज्यादातर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राष्ट्र हैं, लोग हैं और जो विश्व जनमत है जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से देख रहा है कि अमेरिका का ये जो कदम है वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और ये जो अगर इसी तरीके के कदम अमेरिका उठाता रहा तो सबसे बड़ा जो नुकसान अमेरिका अपनी स्वयं की जो क्रेडिबिलिटी है उसको और अधिक करेगा। पहले से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो आर्थिक आक्रामकता वो लगातार बढ़ती जा रही थी। टैरिफ का जो उन्होंने एक अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने जिस तरीके से टैरिफ इम्पोज किया, अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ा, अपने एलाइज को नहीं छोड़ा, अपने पार्टनर्स को। और आप यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से बता भी रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में अभी फिलहाल तो वेनेजुएला की स्थिति पर चर्चा तो बहुत तेज है और चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है कि ट्रंप ने जो किया उस एक्शन का रिएक्शन होना कैसा चाहिए, किस इंटेंसिटी के साथ होना चाहिए। अब मेरे साथ और दो मेहमान जुड़ गए हैं, कुणाल भट्टाचार्य सर मेरे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ शिवदान सर भी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल अब कुणाल सर से मैं लेना चाहूंगी। कुणाल सर, मैं अगर बात करूं रशियन कॉल की, तो इस पूरी स्थिति पर यूएनएससी में रशिया के जो यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचे थे, रशियन परमानेंट मेंबर जो पहुंचे थे, वासिली नेबेंजिया, जो जाकर के इस बात को रखते हैं कि ये जो कॉल है, ये जो अमेरिका ने किया है, ये कोई ऐसा वैसा कॉल नहीं है, ये सीधे सीधे सशस्त्र आक्रमण है वेनेजुएला पर। देखिए, सारे दुनिया अभी बांट चुके हैं दो हिस्सों में,
लेकिन मेन अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है इजराइल और अर्जेंटीना। राइट। बाकी बाकी जो कनाडा का नाम आपका स्क्रीन में दिखाया गया है, वो शायद कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बेंजामिन लोपेज जो कनाडिया रिप्रेजेंट कर रहा है वो बोला है जे हम वेनेजुएला का पीपल के साथ पर कई देश ऐसे वी भी है ना स्टैंड कुणाल सर, टुगेदर। जिन्होंने स्थिति क्लियर ही एग्जैक्टली। नहीं की है। कनाडा उनमें से एक कंट्री है जो कि स्थिति नहीं बता रहा है। ओके। पाकिस्तान भी इस लिस्ट में है। पाकिस्तान भी क्लियर नहीं बता रहा है, क्योंकि उसे तो दोस्ती दोनों खेमों में करनी है। चीन को भी नहीं इग्नोर एग्जैक्टली कर सकते और अमेरिका को भी नहीं कर सकते। सिचुएशन इज दिस। एग्जैक्टली। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये अमेरिका ने वीटो नहीं दिया है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। नॉर्मली कभी भी ये 5 देशों का जिसका वीटो पावर है, इनका कोई भी अगेंस्ट में कोई मीटिंग होता है तो वो कंट्री वीटो देता है। लेकिन दिस इज एक नोटिसेबल थिंग, एवरीबॉडी इज अलाउड। होल साउथ अमेरिका में जितने कंट्री आप बोला है, चिली, मेक्सिको, ब्राजील, क्यूबा, कोलंबिया, एवरीबॉडी हैज कंडेम। सभी ने अमेरिका को विपक्ष में बात किया है। ये बोला है जे क्यूबा वांट्स ये हेजेमोनिक एंड क्रिमिनल एक्शन अब सर अगेंस्ट मैं आप वेनेजुएला। इस बात के बाद मैं एक क्वेश्चन रखना चाहती हूँ। ये आप कंट्रीज जो गिनवा रहे थे, अब सीधे सीधे इसमें क्वेश्चन उठ जाएगा कि ड्रैगन जो है, चाइनीज जो रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे सुन लई, वो कहते हैं कि ये सीधे सीधे अमेरिकन जो एक्शन है कि वन साइडेड है, अवैध है, इलीगल है, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है। तो चाइना भी अब पुरजोर तरीके से उठा रहा है, उसको भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। एकदम है। चाइना बोला है ये ऑयल के रीजंस के वजह से वेनेजुएला वांट टू कंट्रोल एंड दे हैव टोल्ड, मतलब बोला है जे ऐसे ही अमेरिका ने अटैक किया था इराक में सदाम हुसैन के ऊपर, जो सिर्फ ऑयल के लिए था। सदाम हुसैन के पास कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन अमेरिका बोल रहा है जे अमेरिका इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस। ये डेमोक्रेसी डालने के लिए ये एक्शन लिया गया है। क्योंकि कुछ ही दिन मैं पहले देख रहा था, ये अर्जेंटीना का आदमी बोल रहा था 6 ऑपोजिशन कैंडिडेट जो था ये प्रेसिडेंट का, उन्होंने असाइलम मांगा था अर्जेंटीना में। एंड देयर डेमोक्रेसी इज जुलाई जो 24 में जो इलेक्शन हुआ था वो गड़बड़ वाला है, मतलब वो इलेक्शन टेम्पर्ड किया हुआ है। सो डेमोक्रेसी बचाने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया है। ये हास्यकर है, लेकिन ब्राजील का बोला है जे साउथ अमेरिका इज ए वेरी पीसफुल एरिया। यहाँ पे ये अगर इतना पीसफुल होता कुणाल सर, तो ये तस्वीर ही नहीं आती। ये बहुत हास्यास्पद हो जाता है कि आप एक तरफ कई देश जो है ये दावा करते हैं कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है, साउथ अमेरिका जो है वो बहुत ही ज्यादा कहा जाए तो पीसफुल प्लेस है टू बी इन, टू बी विद, एंड साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि अब व्हाट्स द रिएक्शन ऑफ द कंट्रीज इन द वेस्ट साइड, इन द ईस्ट साइड, डिफरेंट पार्ट्स में। सेंटर में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। यूरोपीय कंट्रीज अलग रिएक्ट कर रही हैं, वेस्ट कंट्रीज अलग रिएक्ट कर रही हैं, ईस्ट कंट्रीज अलग रिएक्ट कर रही हैं। शिवदान सर, लेकिन इसमें सामने आता है कंगालिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान तो ना तो 9 में है, ना 11 में है, ना 12 में है, ना 13 में है। वो सब जगह रहना चाहता है। वो चाहता है कि चीन से भी बनी रही चीजें, अमेरिका से भी बनी रही चीजें, तो अपना एक स्ट्रॉन्ग फोर्स रखता ही नहीं है। हम यूएनएससी में भी देखते हैं, वो कहता है कि जांच करा ली जाए, इस बात को सही से रखा जाए। यही होना चाहिए क्या? मानव अधिकार कुछ है नहीं क्या? अब राष्ट्रपति है, उनको पकड़ लिया जाए, हॉस्टाइल बना दिया जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी? देखिए, पाकिस्तान एक मौका परस्त देश है। वो अमेरिका की सपोर्ट से ही उसने पिछले लंबे समय से अमेरिका की सपोर्ट से ही वो अपने को इस क्षेत्र में अपने को बड़ा सैन्य शक्ति वाला दिखा रहा है।
जितने भी उसकी जो अभी जब भी उसको दिवालियापन हुआ है तब अमेरिका ने उसको बेल आउट कराया है, आईएमएफ से लोन दिलवा करके और आर्थिक सहायता दे करके। और अमेरिका उसको एक इस तरह का एक सैन्य ठिकाने की तरह इस्तेमाल करता है जैसे कि उसका कोई बेस हो वहां पर, जैसे कि अफगानिस्तान के खिलाफ उसने अमेरिका पाकिस्तान बनाया था। और जब ईरान और इजराइल के संबंध खराब हुए थे उस वक्त भी पाकिस्तान को अमेरिका बेस बना करके ईरान पर हमला करना चाह रहा था। तो इस प्रकार से पाकिस्तान अमेरिका के कब्जे में है। एक प्रकार से पाकिस्तान अमेरिका का एक ओपनिंग से एक तरह का गुलाम कंट्री की तरह मैं कह सकता हूं कि गुलाम कंट्री है पाकिस्तान अमेरिका का। इसलिए पाकिस्तान कभी भी अमेरिका की बुराई नहीं करेगा, वो बिल्कुल तटस्थ रहेगा अमेरिका के मामले में। दिक्कत तो यही है, बुराई तो चीन की भी नहीं कर रहा है। करनी है तो जोर तरीके से इस बात को रखे कि भैया हमें तो सीपीईसी चाहिए या हमें पासपोर्ट चाहिए दोनों उन्हें। उसकी आर्थिक दशा इतनी खराब हो चुकी है कि जो भी देश उसको आर्थिक मदद कर रहा है उसकी बुराई नहीं करेगा। चीन एक प्रकार से आर्थिक उसके रिसोर्सेज पर चीन ने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है, और जिस प्रकार श्रीलंका में हुआ था उसी प्रकार से अब चीन पाकिस्तान में भी कर रहा है। चीन, आपको याद है कि बलूचिस्तान में सबसे बड़ा जो विद्रोह का कारण यही है कि चीन ने वहां के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब पे कब्जा कर लिया है और वहां के लोकल पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहा है। और इस प्रकार से जब कोई देश अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खो देता है तो उसकी यही स्थिति होती है जो आज पाकिस्तान की हो रही है। इसलिए पाकिस्तान ने यानी कि पाकिस्तान जो है जो कर रहा है वो एक कहा जाए तो एक ऐसी डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स है जो कि वो अपनी देश को आर्थिक संकट से, आर्थिक जो मजबूरी है उसके तहत कर रहा है, जो उसकी कहा जाए तो मंशा नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है ताकि देश हित के लिए एक इमेज प्रेजेंट हो सके, एक ऐसी तस्वीर हो सके कि हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को बूस्ट अप करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है संजीव सर, अब आपसे ये जानना चाहूंगी, वेनेजुएला के एम्बेसडर है सैमुअल रोनाल्डो मोकांडा, वो ये बात रखते हैं कि यहाँ पर जो तस्वीर आई है वेनेजुएला पर 3 तारीख को जो कुछ हुआ वो हम देखते हैं साल नया था लेकिन ट्रंप के मंसूबे नए नहीं थे। ट्रंप तो बहुत पहले से इस मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहे थे। 2024 की जो तस्वीर है वो मैं याद जरा दिलाना चाहूंगी, उस दौरान भी बड़ी बुरी तरीके से वॉर्न किया था मादुरो को, और साल जब शुरू हुआ 2025 तो अंत आते आते तक तो सेफ पैसेज देने तक की बात सामने आ गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब अमेरिकन एम्बेसडर जाकर के यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग में ट्रंप को बूस्टअप देते हैं, ट्रंप को डिफेंड करते हैं, और दूसरी तरफ वहां के न्यूयॉर्क के अगर मैं मेयर की बात करूं, ममदानी की बात करूं, वो अपोज करते हैं, तो यानी कि अमेरिका में भी 2 अलग अलग पक्ष है। तो इज अमेरिका अंडर प्रेशर संजीव सर? देखिए सर, निसंदेह ये अमेरिका के अंदर भी उनकी आलोचना हो रही है। ममदानी तो न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर जाहिर है कि उन्होंने अपना अपोजिशन व्यक्त किया है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बड़े टॉप लीडर्स हैं वो भी उसकी आलोचना कर रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी इस बात को लेकर के एक गहरा असंतोष है कि हम जब पूरे विश्व में जाकर के ये कहते हैं डेमोक्रेसी और रूल्स बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ इत्यादि इत्यादि, और उसको हम यदि खुद वायलेशन कर रहे हैं तो अमेरिका की छवि कैसी विश्व में जाएगी। और इसको लेकर के जो अमेरिका का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर एक व्यापक असंतोष है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में तो अमेरिका के अंदर वैसे भी एक गहरा असंतोष वहाँ पे रहता है, चाहे उनकी टैरिफ की पॉलिसी हो, चाहे वो उनकी माइग्रेशन की पॉलिसी हो, या अब इस तरीके का जो एक्शन कि जिसमें कि वो अभी मैं ये देख रहा था कि यूएनएससी की जो बैठक हुई है उसमें यूएस के जो एम्बेसडर हैं जो यूएनएससी में, उन्होंने इसको कहा है कि एक सर्जिकल लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन। अब बताइए ये जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन है वो अमेरिका अपने देश के अंदर करेगा या पूरी दुनिया का वो सिपाही का दरोगा बन करके कार्रवाइयां करेगा? आखिर अमेरिका को हक किसने दिया इस तरीके का ऑपरेशन करने का, लॉ इन्फोर्समेंट करने का? ये तो लॉ इन्फोर्समेंट करने का काम तो यूनाइटेड नेशंस का है। ये तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ था
कि ये स्ट्राइक कंडक्ट की जाए? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बना है? यूएन लेड चार्टर की जो विश्व व्यवस्था किस लिए बनी है? कोई राष्ट्र अगर ऐसे ही दरोगा वाली कार्रवाई करना शुरू कर दे, तो कल को रशिया यदि जेलेंस्की को उठा ले जाए वहां से, यूक्रेन से, तो अमेरिका कैसे रोकेगा? या चाइना अगर ताइवान के राष्ट्रपति को उठा ले जाए, तो अमेरिका उसको रोक पाएगा क्या? या कह पाएगा क्या कि आपने रूस के शर्तों को वायलेट किया है? रूबियो क्यों कह रहे हैं कि इट्स नॉट वॉर अगेंस्ट वेनेजुएला और वॉर अगेंस्ट द पीपल ऑफ वेनेजुएला? ये बात क्यों कह रहे हैं कि डिफेंड क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वहां पे आप लोगों के पास मजबूरी है, अब ट्रंप ने कर दिया है। अब आप देखिए, इस बात की गंभीरता को भी समझा जाना चाहिए। एक वेकेशन हाउस से, मारे लागो से, फ्लोरिडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, व्हाइट हाउस भी नहीं जाते हैं, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे ऐलान कर देते हैं कि हमने एक ऑपरेशन चलाया था, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अब ये ऑपरेशन आपने चला दिया, आपने सेनेटर्स को नहीं बताया, अमेरिकन कांग्रेस को नहीं बताया, किसी को भी इसके लिए कहा जाए तो राजी नहीं किया। लेकिन ये जो ऑपरेशन है, सबसे बड़े सवाल तो उनको लेकर के उठ रहे हैं कि जो डिफेंड कर रहे हैं। अब मार्को रूबियो हो या वहां के एम्बेसडर्स हो, क्या उनको अंदर खाने नहीं पता कि जो ये हुआ है, ये सुपर पावर की गरिमा पर भी बड़ा चोट है? अब देखिए, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और यदि वो राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में एक शब्द भी अगर वो कह दें, तो अगले दिन वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं रहेंगे, ये बात भी स्पष्ट है। और वो डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के लोगों को ही आसपास रखते हैं कि जो कि उनके हाँ में हाँ मिलाएं, दिन को दिन कहें, रात को रात कहें, या जो भी वो रात को दिन, दिन को रात कहें, या जो भी वो कहना चाहें वो कहें। वो जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे वाली मानसिकता के साथ डोनाल्ड ट्रंप चलते हैं। सिर्फ वो लॉयलिस्ट को ही आसपास रखते हैं। हमने ये देखा था कि पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पहला कार्यकाल था, उस दौरान भी उन्होंने कई बार अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बदला, कई बार उन्होंने अपने विदेश मंत्री को बदला, आए दिन वहां पे इस्तीफे होते रहते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो तरीका है, वो मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि उसमें स्टेट्समैनशिप जो होती है, उसका एक गहरा अभाव दिखता है। ये एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है, इनको लगता है कि अभी भी ये ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। अरे तो ऑयल रिजर्वायर्स चाहिए थे, वहां के तेल भंडार के ऊपर नजर थी, तो और भी रास्ते थे। अब इस तरीके से हाईजैक कर लेना, नार्को टेररिज्म का हवाला देना, ड्रग तस्करी का हवाला देना, राष्ट्रपति को पकड़ लेना, बंधक बना लेना, ये सब कहां से जायज है? आपके पास बहुत सारे जरिए थे, आप सुपर पावर थे, कैसे भी डिप्लोमेटिक प्रेशर बना सकते थे। लेकिन ये हॉस्टाइल बनाने वाली रणनीति क्या है? देखिए, अल्टीमेटली इसका जो खामियाजा है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे उनकी आर्थिक नीति हो, चाहे वो सामरिक नीति हो, रादर उसको मैं कहूंगा आर्थिक आक्रामकता, जो इकोनॉमिक एग्रेसिवनेस अमेरिका ने दिखाई है, जो स्ट्रेटजिक और मिलिट्री एग्रेसिवनेस अमेरिका जो दिखा रहा है, और वो कल को यदि आरोप लगाएगा कि चाइना बहुत असर्टिव हो रहा है, चाइना बहुत एग्रेसिव व्यवहार कर रहा है, चाइना यहाँ पर कब्जा करना चाहता है, वहां कब्जा करना चाहता है, आपने क्या किया है? अर्जेंटीना का भी नहीं दिखता है, इजराइल का भी नहीं दिखता है। एग्रेशन तो फिर सारे देशों का देखना चाहिए। इजराइल और अर्जेंटीना, इजराइल का तो आप जानते हैं कि उसकी जो पूरी सिक्योरिटी है वो अमेरिका के ऊपर ही आश्रित है। इजराइल अकेले से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ सकता, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है। तो इजराइल को तो अमेरिका को साथ में अमेरिका के साथ रहना ही होगा, और अमेरिका चाहे जो भी करे, इजराइल उसके खिलाफ नहीं जाएगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। एक ऐसा राष्ट्र जो कि चारों तरफ से सेक्रेटरी है। कुणाल सर से मैं एक बात जानना चाहूंगी। कुणाल सर, यूएन सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस यूएन के, वो अपनी इसमें दलील रखते हैं, एक बात रखते हैं, कहते हैं कि दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द इंटरनेशनल पैनल, अकॉर्डिंग टू द कहा जाए तो सिचुएशन विच वी कैन वर्क विद। ये ग्लोबल फ्रंट पर एक तस्वीर ऐसी पेश करते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं स्थिति खराब हो सके। और शायद कुणाल सर का फ्रेम चला गया है, शिवदान सर का रुख कर लेती हूँ। शिवदान सर, एंटोनियो गुटेरेस के इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? इसे लीगल ही नहीं बताया है, कहा है कि दिस इज नॉट राइट। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका में बहुत से ऐसे मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो सच्ची बात को सच्ची बोलते हैं, क्योंकि वो वहां पर प्रॉपर प्रजातंत्र है। इसलिए उन्होंने ये सही कहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से कोई भी देश किसी देश के राष्ट्रपति का इस तरह अपहरण नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर शिकायत करनी चाहिए थी कि इस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है ये देश, और इस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।
और वहां जाके इसको सिद्ध करना चाहिए था कि वाकई ये ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है वेनेजुएला। तो ये टोटली ट्रंप की दादागिरी है। उन्होंने ये किया है कि वहां के क्षेत्रीय जो छोटे छोटे देश है उनको टेरराइज करने की कोशिश की है। उन्होंने इसी में कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा को तीनों को धमकी दी है कि वो तीनों के तीनों ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी ऐसा एक्शन हो सकता है। एक प्रकार से लैटिन अमेरिका में ये ट्रंप जो है इतना आतंक फैलाना चाहते हैं, एक प्रकार से वो सारे के सारे उनके गुलाम, आर्थिक रूप से गुलाम देश बन जाएं। और अच्छा, इसको पूरा जो लेकर आर्थिक एक और संसाधन क्वेश्चन उठ है जाएगा। फिर रुकिए कुणाल सर, मैं आपसे जान लेती हूँ, ये रशिया को लेकर की जब बात सामने आई थी, मैंने ही अपने बुलेटिन में इसको ब्रेक भी किया था खबर को, जिसमें रशिया जो है वो आर्थिक तौर पर, सैन्य तौर पर, आर्टिलरी फॉर्म में बूस्टअप देने वाला था वेनेजुएला को, ये बात सामने आई थी। हालांकि वो खुद से अगर तस्वीर अगर पेश करे, खुद भी यूक्रेन के साथ जंग में है, लेकिन अभी वेनेजुएला के सपोर्ट में कम से कम आया तो था। तो क्या ये महाशक्तियों का टकराव नहीं हो गया वेनेजुएला की फील्ड को चूज करके? नहीं, ये एयरफोर्स के साथ जो हेलीकॉप्टर के साथ जो अमेरिकन फोर्स आया था, ये नॉट एक्सपेक्टेड था रशिया के लिए। रशिया पहले बोला था, अमेरिका ने बोला था कि जो भी आदमी ऑयल लेगा वेनेजुएला से, उनको हम नहीं लेने देंगे। उसका अगेंस्ट में काउंटर करने के लिए रशिया ने भेजा था वॉरशिप्स जे टू प्रोटेक्ट वेनेजुएलन इंटरेस्ट। लेकिन इसीलिए शिप के साथ लैंडिंग नहीं किया हुआ है अमेरिकन सोल्जर्स को। वो हमने कल आपने दिखाया है, 19 हेलीकॉप्टर उसके साथ गया था एंड दे कैप्चर्ड द प्रेसिडेंट। तो लेकिन एक चीज है जो मैं बोलता हूं, जे अमेरिका ने कल, ट्रंप ने बोला है जे अमेरिका विल कंट्रोल वेनेजुएला इंडेफिनिटली। मतलब अभी तक टिल द सिचुएशन नॉर्मलाइज, मतलब इतना वेग है, मतलब कोई डेट नहीं दिया है, बोला है इंडेफिनिटली हम वेनेजुएला को कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब वेनेजुएला का ऑयल भी हम ही कंट्रोल करेंगे। सो दिस इज वेरी पर फिर सवाल डिस्टर्बिंग ये भी वर्ड्स। उठेगा, ये कहा जा रहा है कि हम तब तक कंट्रोल रखेंगे जब तक वहां पर कोई स्थिति स्टेबल नहीं हो जाती है, और स्थिति अमेरिकन फोर्सेस के अधीन नहीं हो जाती है, अमेरिका ट्रंप के हिसाब से नहीं हो जाती है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं। अब लेकिन ये सवाल उठेगा कि फिर ये एंटी ऑयल वाला जो एक मुहिम छेड़ी है ट्रंप साहब ने, ईरान हो, रशिया हो, वेनेजुएला हो, ये अलग अलग कंट्रीज, अब ये वही कंट्रीज है जहां पर तेल भंडार है, अकूत तेल भंडार जिसे टारगेट किया जाता है। अब भारत की स्थिति हम एनालाइज कर लेते हैं इसमें कुणाल सर, टैरिफ लगा देते हैं, कहते हैं कि अगर हम रशिया से तेल लेंगे तो हम टैरिफ बढ़ाएंगे। अब ईरान को देखिए, खमनेई का तख्ता पलट कराना चाह रहे हैं, वहां पर भी भड़का रहे हैं जंग को। तो क्या ये सारी लड़ाई तेल पर आकर टिक गई है ट्रंप की, या बिजनेस नजरिए से सोच रहे हैं? लग रहा है तेल पर अटक गया है, एंड ये अमेरिकन पॉलिसी है। इसका पहले रिपब्लिकन जो जॉर्ज बुश था, वो भी इराक के ऊपर अटैक किया था, एक फ्लिम्जी ग्राउंड में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो क्या मिला नहीं कभी जीतने का बाद, लेकिन सदाम हुसैन को हटाना था। और अभी इसके बाद जो 20 साल चल रहा है इराक का जितने सारे ऑयल, वो अमेरिकन कैलटेक्स एंड बर्मा शेल ये कंट्रोल कर रहा है। सो सिमिलरली ट्रंप ने बोल ही दिया है जे इंडेफिनेटली हमने वेनेजुएला को कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब ये ऑयल हमारे पास ही कंट्रोल होगा, और जब तक वेनेजुएला में कोई प्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट ना बने तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो टेम्पररी प्रेसिडेंट आया रोड्रिगेस, सिलिन रोड्रिगेस, वो भी एंटी अमेरिकन है। सो मेरे को लग नहीं रहा है
वो भी ज्यादा दिन उन्होंने बताया है अमेरिका के साथ हम अच्छा रिलेशन रखने का कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है जे ठीक ये है। रॉड्रिगेज ठीक ज्यादा है। दिन यानी कि टिक पाएंगे। रॉड्रिगेज वैसे भी सर प्रो माद्रो है, माद्रो साहब ने ही उनको बनाया है, अगर वो उनके खिलाफ बोलेगी तो वैसे भी देश में स्थिति ठीक नहीं होगी। अब संजीव सर पर मैं आ जाती हूँ जरा। संजीव सर, मैं भी डेटा निकाल रही थी, इसमें साफ तौर पर अगर मैं यूएस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑयल कंजम्पशन को देखूं तो पर डे के हिसाब से 20.25 मिलियन बैरल है पर डे के हिसाब से यूज अमेरिका का, लेकिन प्रोडक्शन को देखिए 14.8 मिलियन बीपीडी बैरल पर डे। अब ये जो मिसमैच है, हम देखते हैं कि जितना तेल चाहिए उतना तेल नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा अमेरिका। अब वेनेजुएला पे जरा आ जाते हैं, वेनेजुएला की स्थिति क्या कहती है? 303 बिलियन बैरल, वेनेजुएला इज द होम फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। अब ये जो सिचुएशन है, ये जो आंकड़े हैं, ये तो कम से कम ये बहुत स्पष्ट कर देता है कि ठीक है आप नार्को टेररिज्म से लड़िए सही है, लेकिन लड़ रहे हैं वो सही है, लेकिन जो 303 बैरल्स पर यूनिट जो है, जो बिलियंस के तौर पर वेनेजुएला प्रोड्यूस कर रहा है, नजर तो उसी पर है क्योंकि आपके पास तो तेल है ही नहीं। 14.8 बैरल पर डे अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंजम्पशन आपका 20.25 है, तो ये तो आपने सीधे सीधे दिखा दिया दुनिया को, नजर किस पर है? जी जी बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है, हर जगह अपना जो टैक्टिकल गेन देखते हैं, कितना मुनाफा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इस आधार पर चीज़ों को वो तौलते हैं। वो जाहिर है कि वेनेजुएला का जो अकूत प्राकृतिक जो संसाधन, जो ऑयल के रिजर्व्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, नंबर 1 पे वेनेजुएला का स्थान है। गैस के भी जो है अकूत रिसोर्सेस हैं, अन्य जो प्राकृतिक संसाधन भी वहाँ पर हैं और बहुत ही नेचुरल रिसोर्स रिच नेशन है ये वेनेजुएला। लेकिन जाहिर है कि अमेरिका उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है और वो अमेरिका निर्बाध तरीके से कर पाए और एक उसमें कोई रोड़ा ना अटकाए, किसी तरीके से अमेरिका की कंपनी जैसा चाहे वैसा वहां पर ड्रिलिंग इत्यादि करें, ये अमेरिका वहां पर करने के लिए जाहिर है कि ऑयल का जो इसका इंटरेस्ट है वो सबसे बड़ा दिखाई देता है। और जैसा कि आपने देखा कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना जो प्रेशर दिया, जो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस ऑपरेशन के बाद, उसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अब अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज हैं वहां जाएंगी और वहां पे ऑयल को जो है एक्सट्रैक्ट करेंगी। और जाहिर है कि उन्होंने अब इस तरीके की बातें कही कि वी विल रन वेनेजुएला। और अब जाहिर है कि उनका जो लक्ष्य था, आयात निर्यात, ये तमाम जो फैसले हैं, तमाम देशों के जो फैसले हैं, वो उनके ऊपर निर्भर होने चाहिए ना। अब ट्रम्प साहब थोड़ी डिसाइड करेंगे कि कितना इंपोर्ट कौन करेगा, कितना एक्सपोर्ट कौन करेगा। अब ये तो उसकी देश की स्थिति है, उसकी आर्थिकी है, वो क्या करना चाहता है। हमारे देश में अगर तेल की कमी होगी तो हम लेंगे, रशिया से हमारा दोस्त है, हम लेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कंट्रीज, अगर मैं ये पूरी लिस्ट निकालूं लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स की, तो नंबर 1 वेनेजुएला, सेकंड कम सऊदी अरेबिया, ईरान, कनाडा, इराक, यूएई, कुवैत, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड लिबिया। अब यूनाइटेड स्टेट्स तो सेकंड लास्ट में है। यूनाइटेड स्टेट्स अगर देखें 74 बैरल प्रोड्यूस कर रहा है, अगर एक एस्टिमेट के तौर पर देखें तो। अब ये तो सिचुएशन आप दिखा देते हैं पूरे यूएन को कि इमरजेंसी की स्थिति तो है, क्योंकि ट्रम्प को चाहिए सिर्फ तेल, क्योंकि लड़ाई ईरान से भी कर ली है, लड़ाई मोल ले लिया रशिया से भी, अब वेनेजुएला तो हम देख ही रहे हैं। देखिए रितु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका को ऑयल की आवश्यकता है और किसी भी राष्ट्र को, और अमेरिका एक बड़ा राष्ट्र है, जाहिर है कि वहाँ पे ऑयल का जो कंजम्पशन है बहुत है, लेकिन उसको अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो रिसोर्सेस हैं वो भी हैं। अमेरिका ठीक तरीके से व्यवहार बेहतर होते और उसके साथ साथ जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट रीजन के उसके जो पूरे एलाइज और पार्टनर्स हैं वो भी उनको ऑयल प्रोवाइड कराते हैं। अफ्रीका के देश भी अमेरिका को ऑयल प्रोवाइड कराते हैं और बड़ी मात्रा में ऑयल प्रोवाइड करा सकते हैं। और हमने ये भी देखा था, ट्रम्प का जो सेकेंड था, जब उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी एनर्जी पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं। और बड़ा परिवर्तन ये कि अमेरिका के जो ऐसे ऑयल रिजर्व्स जो कि अमेरिका ने कभी भी उसको ड्रिलिंग नहीं की, उसको उन्होंने
ड्रिल करने के बारे में एक बड़ा कदम उठाया था और कहा था कि अमेरिका अब बाहर नहीं जाएगा। अमेरिका अपने उसके ऑयल रिसोर्सेस इतने ज्यादा हैं कि हम उसको न सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेंगे लेकिन बल्कि अब उसको विदेशों को भी एनर्जी एक्सपोर्ट करेंगे। एनर्जी कंपटीशन के बीच, इस ऑयल कंपटीशन के बीच जो है एक और स्थिति उत्पन्न हो गई है संजीव सर। इसके ऊपर मैं चाहूंगी कुणाल सर भी जरा लाइट डालें और शिवदान सर भी जरा इस पर बताएं। सबसे पहले शिवदान सर आप बताइएगा, ये हम देखते हैं कि नार्को टेररिज्म से कौन कौन से देश ग्रसित है, ड्रग्स तस्करी ज्यादा कहां पर हो रही है, अमेरिकन फोर्सेस में या अमेरिकन कंट्रीज में कहां से ड्रग तस्करी व्याप्त हो रही है, कौन सा पाथवे चूज किया जा रहा है, ये तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन किया जाता है। कंट्रीज तो काफी हैं, डेनमार्क है, कोलंबिया है, मेक्सिको है, पेरू है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है। अब ये तो लिस्ट लंबी है, तो क्या माना जाए आने वाले दिनों में क्या ट्रंप इन पर भी कार्रवाई करेंगे या वो अपने हिसाब से करेंगे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करेंगे? शिवदान सर देखिए, ये अमेरिका अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कार्रवाई करेगा, मगर वो क्षेत्रीय अपनी संप्रभुता, अपना प्रभाव पूरे लैटिन अमेरिका में, जो साउथ अमेरिका जिसको बोलते हैं, उसमें प्रभाव जमाना चाहता है। इसलिए उसने मेक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा और बहुत से देशों को इनडायरेक्टली धमकी दी है कि आप अपना ये ड्रग तस्करी में को बंद करिए, अन्यथा सिमिलर टाइप की कार्रवाई आपके ऊपर होगी। और अमेरिका, एक उनके भूतपूर्व राष्ट्रपति थे मुनरो, उन्होंने एक नीति बनाई थी कि जिसके हिसाब से वो लैटिन अमेरिका में किसी भी दूसरे देशों का ये इस तरह का प्रभुत्व स्थापित नहीं होने देंगे, और उसने ये वार्निंग दी थी कि वो साउथ अमेरिका में कोई अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश ना करे। और उसी नीति को दोबारा ये प्रेसिडेंट ट्रंप फॉलो करना चाहते हैं, और वो साउथ अमेरिका में जो भी कहीं भी इन्फ्लुएंस उसे नजर आएगा तो उसको वो हटाने की कोशिश कर रहा है। इसी में वेनेजुएला का जो झुकाव था वो रूस और चीन की तरफ था, इसलिए, और सेकेंडली उसको उसके ऑयल पर नजर थी वेनेजुएला के में, उसको ये डर था अमेरिका को कि कहीं इसके जो ऑयल रिजर्व्स हैं इनको इसका इस्तेमाल चीन ना ज्यादा शुरू कर दे, इसका एक्सप्लॉयटेशन चीन ना शुरू कर दे। इसीलिए उसने इससे पहले कि चीन अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाता वहां पर, उससे पहले ही अमेरिका ने वहां पर अटैक करके वहां के राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया। ये इस प्रकार से, और उसके बाद उनको दिखाने के लिए और देशों को कि हम कैसा ट्रीटमेंट देते हैं, उनको एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल की तरह, एक आम अपराधी की तरह, एक सबसे खराब जेल जो अमेरिका की है, जो सबसे टॉर्चर जहां होता है, वहां पर रखा गया है। और उनका जो हथकड़ियों में जिस तरह से प्रदर्शन किया है, इस तरह से ये एक प्रकार से उस पूरे देश की मान सम्मान को बहुत बुरा ठेस पहुंचाया अमेरिका ने। मान सम्मान क्योंकि इवन माद्रो राष्ट्रपति थे, उनके साथ इस तरीके का सलूक होना ये तो अलग मानव अधिकार का मुद्दा है ही। लेकिन कुणाल सर, अब मेरा सवाल उन कंट्रीज के लिए रहेगा जो विरोध कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं इस हमले की, लेकिन कुछ ऐसे देश भी है जो समर्थन कर रहे हैं। इनमें सबसे नंबर 1 आता है इजराइल, देन कम्स अर्जेंटीना। कनाडा ने अभी स्थिति साफ नहीं रखी है, हालांकि इजराइल और अर्जेंटीना को लेकर जिक्र करें, इजराइल खुद एक लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने पड़ोसी राज्यों से, अपने पड़ोसी देशों से पहले ही घिरा हुआ है चौतरफा, हमास के साथ अलग लड़ाई है। लेकिन इजराइल को लेकर के अगर मैं पूछूं आपसे, तो क्या ये जो कंट्रीज है ये अमेरिकन फोर्सेस की ट्रैप में आ गई हैं? अमेरिका को फॉलो करना इनकी मजबूरी हो गई है ताकि ये अपनी लड़ाई को कम से कम बूस्ट अप कर सके अमेरिका के जरिए। एकदम इजराइल का डिफेंस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, वो उसके अमेरिका के सपोर्ट में ही चल रहा है। और एक मैं अभी देख रहा था, जे हमास वांट्स टू रिवेंज ऑन वेनेजुएला's अटैक ऑन इजराइल। मतलब हमास ने बोला है जे अमेरिका वेनेजुएला को मारा है तो हमने इजराइल को मारेंगे। ये एक ट्विस्ट आया है। लेकिन आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा था, जे हु आर द ड्रग सप्लायर्स टू यूएसए, इसमें सबसे पहले एक्चुअली मेक्सिको का नाम है। एंड मेक्सिको का जो एक नाम दे जनारेस कार्टेल करके कोई है, ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल
ड्रग सप्लाई टू यूएसए। उसके बाद है कोलंबिया। हमने कल भी बोला था कोलंबिया का जो ड्रग नेटवर्क है वो बहुत खतरनाक है। और ये एक फुटबॉल प्लेयर था एस्कोबार, 1994 में वर्ल्ड कप में वो एक सेम साइड गोल दिया था, उसके लिए बहुत पैसा लॉस हुआ उनका उसमें, इसीलिए उसको मार दिया गया। सो दिस ड्रग माफियाज आर एवरीवेयर, दे आर कंट्रोलिंग एवरीवेयर and they are very dangerous. They are controlling everywhere, but the question comes when they are not being under the action. अब अमेरिका जो है वो कर रहा है एक्शन। एक लास्ट छोटा सा रिएक्शन 10 सेकंड का संजीव सर, क्या वर्ल्ड वॉर 3 तेल पर ही लड़ी जाएगी? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 अगर इसी तरीके का व्यवहार महाशक्तियां करती रहीं, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के कस्टोडियन कहे जाने वाले राष्ट्र अगर इसको वायलेट करते रहे तो फिर वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात रितु जी मैं कहना चाहता था कि देखिए, अमेरिका कहता है कि जो वेस्टर्न हेमस्फीयर है वो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, और इस तरीके की जो प्रवृत्तियां, और उसमें अगर कोई आएगा तो हम उसको वहां नहीं आने देंगे, और कोई राष्ट्र अगर किसी और इन्फ्लुएंस में जाएगा तो उसके राष्ट्रपति को ही उठा लेंगे, और इस तरीके का व्यवहार यानी कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून का, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का इस तरीके से उल्लंघन किया जाता है और तेल के मुद्दे पर किया जाता है, तो निश्चित ही आने वाले दिनों में स्थिति जो है क्रूशल होने वाली है। और इस पर जैसा कि अभी इमरजेंसी मीटिंग यूएनएससी में हुई भी है, इस पर गंभीरता के साथ चर्चा किया जाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, तमाम देशों को साथ आना चाहिए और इस एक्शन के खिलाफ एक आवाज उठनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए संजीव सर आपका भी, कुणाल सर आपका भी, और शिवदान सर भी कनेक्ट हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है वेनेजुएला की स्थिति जो है, अमेरिका ने जिस कदर हमला किया इसको लेकर सारी तरफ इस वक्त अगर कहें दुनिया के हर ओर पर इसको लेकर चर्चा है, दुनिया दो खेमों में बंट गई है। लेकिन अब आने वाले दिनों में इसके बाद क्या तस्वीर रहने वाली है, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात